This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies. हमारे यहाँ प्रधान अकेले नहीं चलते, वो भी दो चार को लेकर चलते हैं। कोई कहता है कि उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं, सिक्योरिटी के बगैर वो बिल्कुल अशक्त निशक्त हैं। प्रधानपति, ये टर्म कहाँ से निकल कर है? क्या ये है कहीं पे एकदम फिक्स है कि प्रधानपति भी आएंगे, उनके लिए भी जगह है? अरे बहुत कुछ चल रहा है। पूर्व प्रधानपति भी मैंने देख लिया कहीं पे, अब है नहीं, फिर भी उनके में लिखा हुआ है टू इन्वेस्ट इन अ वुमेन is to invest in a people who can invest in many persons. लेकिन वो मेड से जाओ कॉफ़ी बना के लाओ, मैं बहुत थक के आई हूँ, ये वो मेड वापस कॉफ़ी ही बना रही है। मेड को भी भाई सशक्त कर दो। मैंने अपनी मेड को स्कूटी चलाना सिखा दिया। मैं छोटा सा एग्जांपल, आप कार चलाना सिखा दीजिए। इससे पहले बोला जाता था पैर इतने फैलाइए जितनी चादर हो। अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, लोन लेके पैर फैलाइए। मम्मी को देख के प्रेरणा मिली कि खाना भी बना रही है पूरा, पापा की भी देखभाल कर रही हैं, हम बच्चों को भी देख रही हैं। और जब वो कर सकती हैं तो मेरे ऊपर तो इतनी जिम्मेदारियां नहीं है। आई कैन ड्राइव, आई कैन गो एनी टाइम एनीवेयर, तो मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ? ये बात अंदर अंदर लगती है। नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर बतकही चौक पे। मैं आपका साथी ब्रिजेश तिवारी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये जो दिवस है ना, खासकर एक दिन, इसका मैं विरोधी हूँ, क्योंकि एक दिवस के रूप में ही क्यों इसको समेटा जाए। तो हमने सोचा बतकही चौक पे बतौर मेहमान किसी ऐसे शख्सियत को बुलाया जाए जो हर दिवस यानी हर दिन कुछ नया, कुछ अलग, कुछ हटके करने का प्रयास कर रही हैं और कर भी रही हैं। इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति से पुरस्कृत भी किया गया। बस भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी डंका बज चुका है। तो हमने इस बार बतकही चौक पे बतौर मेहमान स्नेहल पांडे जी को बुलाया, जो एक शिक्षिका हैं और लीक से हट के काम करने में माहिर हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बतकही चौक पे। सबसे पहला सवाल वही जहाँ से मैंने शुरू किया था। आज महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और ऐसा होता है कि हम दिवस के रूप में समेट के रख दिए कि एक ही दिन महिलाओं का सम्मान होगा, एक ही दिन याद होगा, इसी दिन पोस्टरबाजी होगी और बाकी दिन तो महिलाएं कुछ करती नहीं, उनकी बात नहीं होनी चाहिए, उनका सम्मान नहीं होना चाहिए। मैं इसका विरोधी हूँ। आपको क्या लगता है? मैं एक मुनीर नियाज़ी जी के शेर से शुरू करूंगी कि उन्होंने कहा था, शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास। शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास, रौनकें जितनी यहाँ हैं सब औरतों के दम से हैं, सब औरतों के दम से हैं। एक बहुत पहले शायर कह गए और अभी आपने कहा, अगर हम दोनों को कनेक्ट करें तो बिल्कुल, जब सब कुछ औरतों के दम से है तो फिर ये वन डे फॉर whom we are celebrating, we are all the time, we are in all the moment। और मैं भी आपकी बात की पक्षधर हूँ। किसी एक दिन में आप उसे नहीं समेट सकते जिससे आप उत्पन्न हुए हैं, जिसके संस्कारों से आप बड़े हुए हैं, जिनको देखकर सुनकर आप आगे बढ़ रहे हैं। अपने घर की प्रथम शिक्षिका को आप सिर्फ एक दिन में नहीं समेट सकते। सबकी माताएं होती हैं, बहनें होती हैं। तो मुझे लगता है नारी में पूरा संसार है। हम देवियों को मानते हैं। हम अगर पुराणों से शुरू करें तो हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर हम लोग लक्ष्मी माँ जी को मानते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर सरस्वती माँ को मानते हैं, काली माँ को हम लोग डिफेंस मिनिस्टर मानते हैं। तो हमारा तो इतिहास पौराणिक से लेकर अभी तक इतना गौरवान्वित है। एक दिन में तो बड़ी सूक्ष्म परिभाषा हो जाएगी स्त्री की। तो मैं आपसे सहमत हूँ। ये सिर्फ एक दिन उन चीज़ों को बदलने के लिए शायद रखा गया जो प्रगतिवादी दृष्टिकोण हम लोग अपनी सोच में नहीं ला पा रहे हैं। बहुत सारे घरों में तो अच्छी अपब्रिंगिंग हो रही है, लेकिन समाज में अभी भी कई तबके ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं को डिसीज़न लेने के लिए हम उतना एम्पावर नहीं कर पाए, या एजुकेशन के लिए हमने उनको चूल्हे चौके तक सीमित रखा कि इनको दूसरे घर जाना। तो ये इंटरनेशनल वीमेंस डे या वीमेंस डे शायद इसीलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है कि थोड़ा बहुत भी जहाँ पे जागरूकता की कमी है, हम उस तबके से भी निकाल कर लाएं, उनकी सोच को भी खोलें और एम्पावर करें। ऑलरेडी वी आर एम्पावर्ड। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं सब जगह यही कहती हूँ कि नारी तो सशक्त है। एक नारी जो एक पुरुष को जन्म दे रही है, उसे आप और कितना सशक्त करेंगे? वो 9 मंथ्स की जर्नी और उसके आप सोचिए मेंटल, फिजिकल, हर चीज़ से वो तब्दील होके किसी शिशु को जन्म देती है, फिर अपने को सशक्त करती है, फिर दूसरा तीसरा जैसा आपकी फैमिली प्लानिंग है उसके आधार पे वो आगे बढ़ती है। इवन वो अपने को सशक्त रखते हुए घर के भी सारे काम करती है, बैलेंस बना के चलती है। मुझे तो लगता है सशक्त बचपन से याद ही वो आया कि सशक्त है। आपने सशक्तिकरण की ऐसी परिभाषा गढ़ी है उन्नाव में एक प्राथमिक विद्यालय। जी, मैं अभी जहाँ तक हम जहन में जाते, जिस प्राथमिक विद्यालय चले जाएं वहाँ बच्चे नहीं होंगे,
बच्चे होंगे तो पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई होगी तो थाली लेके बस उसी टाइम आएंगे जिस टाइम उनको खाना खाना होगा। लेकिन उस मतलब ये जो सोच है उसको कहा जाए थप्पड़ मारने का काम आपका जो ये पहल वो कर रहा है। एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल इंग्लिश मीडियम हो सकता है, साफ सुथरा हो सकता है, बच्चों की संख्या हो सकती है, वो इंग्लिश में पोएम कह रहे हैं और अच्छे मतलब क्वांटिटी में वो बच्चे हैं, शिक्षित हैं और देख के लगता है यार हम कॉन्वेंट में आ गए क्या। तो ऐसा क्या है क्या कि आपकी जो सैलरी है बाकी शिक्षकों से ज़्यादा है? ये तो बहुत ही फनी क्वेश्चन है आपका, आपको इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछने। क्यों, अगर सैलरी ज़्यादा होगी तब हम अच्छे काम कर पाएंगे, ये भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक हाँ, है। नहीं तो सैलरी आखिर आप लीक से हट के काम कर रहे हैं यानी हाँ, सरकार आपको बिल्कुल। ज़्यादा पैसा दे रही देखिए, होगी। इस जगह भी मैं सशक्त शब्द को सामने रखूंगी। एक जब महिला सशक्त होती है ना, तो वो अगर अपने आसपास की महिलाओं को सशक्त नहीं कर पा रही है तो फिर वो सशक्त नहीं है, मैं ऐसा मानती हूँ। और सेरेना विलियम्स ने भी एक बार कहा था कि सशक्तिकरण वही है जहाँ पे हम औरतें दूसरे की कामयाबी का जश्न मनाएं, उनके लिए खड़े हों, उनके सपनों के सच होने का हम लोग भी सेलिब्रेशन करें, लाइक दैट। हाँ, कि हम तभी एम्पावर्ड हैं जब हम हैंड होल्डिंग करें टू अदर वुमेन। तो मेरी मम्मी इसका सशक्त उदाहरण है। शी इज़ एन एक्सीलेंट एंड ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट। कि सबसे पहले उन्नाव जनपद से वो पहली महिला शिक्षिका निकली जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हैं और जिन्होंने अपने को राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया। गोबर कंडे थोप के बहुत पहले अगर बैकड्रॉप में जाएं तो उनकी एजुकेशन भी विलेज की थी, डाउन ट्रोडन एरिया से थी। हमारे नाना जी गांव में रहते थे। उन्होंने एक उस ज़मीनी स्तर से लेके अपने को इतना आगे बढ़ाया कि अपनी एजुकेशन न केवल कंप्लीट की बल्कि वो 50 साल की उम्र में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका रही और उन्नाव में उन्होंने झंडे गाड़ दिए। सशक्त यहाँ जोड़ रही हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी को भी अपने सदृश बनाया। मैं भी 4 वर्षों बाद राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका बनी और उन्नाव से दूसरी महिला बनी। तो उन्होंने अपने जैसे हाथ पैर मेरे मजबूत नहीं किए। तो आपने क्या सोचा था, क्या कॉन्सेप्ट था? क्योंकि मैंने मैं भी अपनी माँ को देखा, माँ ने क्या किया, ज़मीनी स्तर से जुड़ के काम किया कि जो बच्चियाँ जिनका इंक्लिनेशन, झुकाव जिस कार्य की ओर है, उन्हें उस तरीके की शिक्षा दी जिसको आजकल एनईपी में पीयर लर्निंग कह रहे हैं। उनका था कि अगर बच्ची घर के काम कार्य में दक्ष है तो उसे अचार, मुरब्बे, जेली बनाना, पापड़ बनाना, जिससे वो अपने जीविकोत्साधन के लिए, आगे जीविकोपार्जन के लिए भी सोच सके। कुछ बच्चे जिन्हें मिट्टी के बर्तनों में या जो कुम्हार फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, उनको उन्होंने उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाया कि हो सकता बहुत अच्छी गुल्लक, बहुत अच्छे कुछ ऐसे निर्माण कर लें खिलौने के दीपावली में जो बिकते हैं या आगे। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे ग्रुप्स बनाए। मैंने उनको ये भी देखा कि उन्होंने कहा, नेहा, मेरा नाम लेती है नेहा, कि कभी भी बच्चों से ये मत उम्मीद रखो कि वो तुम्हारे बिना पढ़ाए पढ़ जाएंगे। तुम उनसे ये उम्मीद रखो कि तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा गया विद्यालय में तुम वो कर पा रही हो कि नहीं। उनकी आंखों में देखो, वो शायद तुम्हें ऐसे देखते होंगे कि मेरे माँ बाप तो मुझे सही से टाइम दे नहीं पा रहे, पता नहीं मैडम टाइम देंगी कि नहीं। उनकी आंखों में एक क्षुधा यानी कि भूख होती है टाइम की, स्नेह की। अगर आप उन्हें प्यार देंगे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल क्या, आप यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। आप बच्चों के अंदर संस्कार इनकलकेट कर सकते हैं। मैंने वही किया। हमारा जनपद का इंग्लिश मीडियम स्कूल था। जब 2 प्रोजेक्ट हुए, पायलट प्रोजेक्ट, कि एक डिस्ट्रिक्ट में देयर शुड बी 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, आई वॉज देयर। हमारी टीम ने मेहनत की, हमारे शिक्षक थे साथ में। हम लोगों ने एकदम एक धारा मोड़ने का कार्य किया कि पहले तो स्ट्रेंथ के बाद क्वालिटी के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये नहीं कि बस एक बार स्ट्रेंथ हो गई फिर बच्चे जा रहे हैं, बस एनरोल्ड हैं। हम लोगों ने पूरे सत्र मेहनत की, बहुत सारी इंटरैक्टिव गतिविधियां कराई। इंक्लूसिव एजुकेशन को मैंने उसमें पिरोने का कार्य किया। गुठली बैंक मैंने शुरू किया जिससे बच्चे पर्यावरण से जुड़ सकें। आम की गुठलियाँ, जामुन की गुठलियाँ स्कूल में कलेक्ट करके मिट्टी में दबवाई। फिर उसका जो प्लांटेशन हो रहा है तो बच्चे एक दूसरे को भेंट कर रहे हैं। इस तरीके से करीब 250-300 सैपलिंग्स हमने तैयार किए। हमने बच्चों को बैंक की कॉन्सेप्ट समझाया कि जो आप कनेक्ट कर रहे हैं वही आप देंगे, जब ब्याज का कंसेप्ट हो गया। बच्चियों के सैनिटरी नैपकिन्स बनाना सिखाया, उनको माहवारी स्वच्छता के बारे में बताया क्योंकि किशोरावस्था की भी बच्चियां थी। हमने माँ बाप को, जो एजुकेटेड माँ बाप थे, उनको जोड़ा, उनका पूल और ग्रुप बनाया। कितना मेहनत लगा? मेहनत तो बहुत लगी राष्ट्रीय पुरस्कार तक पहुंचने के लिए, मगर अपनी मेहनत काउंट करूंगी तो ये लम्हे कम पड़ जाएंगे। स्कूल को परिवर्तित कर देना, एक स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना, कितना मेहनत, जान लगानी पड़ती है। आप ऐसे बैठे, मजा आया उसके बाद? मज़ा बहुत आया। स्ट्रगल में अपने लेवल का मज़ा है। तो ऐसा क्यों है कि बाकी लोग उस मजे से और उस मेहनत से डर जाते हैं? मैं इस पर कोई शायद टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी। आपके सहयोगी क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा महसूस हुआ क्लोजली कि जब आप किसी अवार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं,
जब आप किसी स्तर तक पहुंचते हैं तो एवरीबडी इज़ लाइक कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, आई वांट टू फॉलो यू, मैम प्लीज़ हमें भी कुछ बताइए इनसाइट्स, हम भी अवार्ड लेना चाहते हैं। जब अवार्ड मिल गया तो लोग अवार्ड लेना चाहते हैं इसलिए हमारे पास आए, अच्छा। लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करने को दे आर नॉट स्टिल रेडी। और ये बात नहीं कि कोई काम नहीं कर रहा, बहुत अच्छे शिक्षक हैं उत्तर प्रदेश में जिनसे मैं स्वयं इंस्पायर हूँ, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो मेरे भी बाद भी कई उनको बार ऐसी पुरस्कार वीडियो मिला और आती अच्छा है काम कर रहे हैं। कि जब ट्रांसफर होता है शिक्षकों का पूरा स्कूल रोता है, बिल्कुल पूरा बिल्कुल, क्यों गांव नहीं, रोता जब है। आप दिल से जुड़ेंगे तो उस जुड़ाव को तो ईश्वर भी महसूस करता है। कहते हैं ना कि फीलिंग्स को आप कहाँ इग्नोर कर पाएंगे। बच्चे ना आपसे ऑनेस्टली कनेक्ट होते हैं। मेरे यहाँ के पढ़ाए बच्चे विद्या ज्ञान क्वालिफाई करके विद्या ज्ञान एग्जाम में सिलेक्ट हुए, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा में सिलेक्ट हुए, नवोदय में पढ़ रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय का एंट्रेंस क्रैक कर रहे हैं। उनकी क्षमताओं पे संदेह मत करिए, आप अपना 100% दीजिए, शिक्षक बन के नहीं, एक मित्र बन के और एक मेंटोर बन के। लेकिन देखिए आज के दौर में ऐसा हो गया कि बहुत से सवाल उठते हैं कि प्राइमरी विद्यालय की स्थिति ऐसी है कि जब तक आईएएस पीसीएस और मंत्री विधायक जी के बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे उसकी स्थिति नहीं सुधरेगी। लेकिन मेरे स्तर पे लगता है कि जो शिक्षक वहाँ पे अपॉइंटेड है, अगर वो अपने स्तर पे सुधार लाए तो जिस गांव का वो स्कूल है उस गांव के बच्चे प्राइमरी एजुकेशन कहिए या कहिए किड्जी पढ़ने तो जी, पहुँच ही जी, जाएंगे। जी जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। बदलाव धीरे धीरे ही आता है। बहुत सारे शिक्षक एक दूसरे को देख के बदलने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन जो जड़त्व की भावना से ग्रसित हैं उन्हें तो हम हिला डुला भी नहीं सकते। इस तरीके के पॉडकास्ट हैं, इस तरीके की सक्सेस स्टोरीज़ हैं, इस तरीके के इंटरव्यूज़ हैं, वो ज़रूर उनके माइंड को खोलने का काम करेंगे। कभी कभी आप लोग देख के ही बदलते हैं, लेकिन मैं बहुत आशान्वित हूँ अंदर से कि इतना अच्छा कार्य ऑलरेडी हो रहा है। जैसे कायाकल्प आया है सरकार में, जैसे आपने कहा ना कि ऐसा प्राइमरी का नहीं, अब प्राइमरी की इमेज फार मोर बेटर हो चुकी है। कायाकल्प में 14 पॉइंट्स होते हैं जिनके तहत टाइलीकरण है, रोशनी की व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस हैं, पानी की व्यवस्था, ये सब विद्यालयों में किया जा रहा है, उनको आच्छादित किया जा रहा है एक्सेसिबल इंटरनेट से। और बहुत सारे लर्निंग बाय डूइंग लेबोरेटरीज आ रही हैं। हमारे यहाँ भी एक एस्ट्रोनॉमी लैब है। तो चीज़ें हो रही हैं, हाँ उस स्तर पे नहीं हो रही क्योंकि व्यक्तिगत रूप से शिक्षक इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है। तो मैं मतलब वो आपके इंटरेस्ट की माध्यम से कमी ये है। कहूँगी कि इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि वो बच्चे सिर्फ हमारे सहारे से ही आते हैं, उनके माँ बाप भी निरक्षर हैं, कई बार पीढ़ियों में निरक्षरता है। तो हमारा आपका प्रयास है, हमें सैलरी मिल रही है, एटलीस्ट हमें परोपकार की सैलरी मिल रही है, तो हम बहुत बहुत ब्लेस्ड अच्छा आपने बात कहा, मुझे याद आया कि एक महिला के तौर पे जॉब करना और घर को भी देखना कितना बड़ा चैलेंज होता है। सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करती है कि नहीं, कहीं ऐसा नहीं करती बहुत अच्छा बहुत भल बड़ू मास्टर रानी, हम कहाँ सुनी तार बात। तो एक बात तो है, अपने को थोड़ा सा थिक स्किन बनाना पड़ता है। मैं इग्नोर नहीं कर सकती आपके इस क्वेश्चन को, इस बात को। लोग आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि आप हर मोर्चे पे अपने को प्रूव कर ले जा रहे हैं, और यदि घर में थोड़ा कम समय दे पा रहे हैं, यदि आपका घर गंदा पड़ा है, आपने मेड रख ली, तो इसमें भी अन्य लोगों को तकलीफ है कि आप इतना वेल अर्नड हैं कि आप मेड रख रही हैं, आप कुक रख रही हैं, आप अपने घर का रोटी दाल चौका बर्तन खुद क्यों नहीं कर रही। ये एक इस जगह आता है कि महिला ही शायद महिला को थोड़ा सा ऐसे ड्रैग आउट अच्छा ये करती है। देखिए पुरुष नहीं पूछता, पुरुष नहीं करता कभी। महिला आयोग की अध्यक्ष हैं बबीता सिंह चौहान जी, उनसे मैंने एक सवाल किया था, वो सवाल आपसे भी मैं कर लेता हूँ। जी। उनसे मैंने पूछा था कि एक महिला की सबसे बड़ी दुश्मन महिला होती है। एक सास, मतलब एक बहू के लिए उसकी ननद सास ही दुश्मन है, वही परेशान करेंगे, ससुर और जो जेठ है वो नहीं परेशान करेंगे। तो ये समाज में आज महिला दिवस है, हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बात कर रहे हैं, तो ये सही है ना कि एक महिला की सबसे बड़ी दुश्मन महिला है। मैं दुश्मन शब्द को तो थोड़ा सही नहीं लग रहा मुझे। तो आप अपने हिसाब से कम शब्द दे दीजिए। मैंने जो इस एज तक रियलाइज किया वो ये कि जो इमेंसिपेशन होता है ना, एकदम से बंधन मुक्त करना, वो बहुत पहले जो महिलाएं नहीं हो सकी, वो अब इमेंसिपेट होना चाह रही हैं। और उनको अगर दूसरी महिला बहुत सशक्त, स्वतंत्र या थोड़ा सा भी दिख रही है कि वो उच्छृंखल है या आगे बढ़ रही है, तो उनको अपने अंदर की वो जो कमी है ना, वो उसको रिप्लेस करने के लिए सामने वाली महिला की थोड़ी सी नीची करेंगी। आप समझ रहे होंगे, वो दुश्मनी नहीं है, वो उनके अंदर की दमित भावनाएं, एक कुंठा उनके अंदर जो आ गई। हमारे हस्बैंड ने मुझे जॉब नहीं करने दिया, हमारे हस्बैंड ने तो कहा रे तुम ठीक है घर ही में रहने के लायक हो, या हमारे बेटे ने मुझे वैल्यू नहीं दी। और अगर अगले का हस्बैंड वैल्यू दे रहा, तो फिर उनके अंदर थोड़ा सा ही आ जाता है। इसे कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, दुश्मन नहीं। और इससे तो हटाने की जरूरत है। आप नहीं बढ़ पाया तो आपकी बेटी, बेटी की बेटी, कोई तो आगे बढ़ रहा है, ये समाज में कोई तो बढ़, तो उससे खुशी होनी चाहिए। और ये मैं कहूंगी, और इसकी मैं बहुत जोरदार एडवोकेसी करती हूँ कि अगर कोई मेरा स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, कार चला रही है, प्लेन चला रही है, चॉपर चला रही है, आप उसकी बुराई मत करिए। आप सोचिए 24 आवर्स उसके भी पास है, उसने कैसे मैनेज किया सारा चीजें,
उसके मैनेजमेंट के लिए उसको हैट्स ऑफ सैल्यूट करिए, कुछ सीखिए उससे। एक छोटी सी जिंदगी है, बुराई करने के लिए आप अगर वेस्ट कर रही हैं तो फिर ये आप पर निर्भर है। तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब सास बहू की कहानी, सासी बहू कहानी कहा जाता है, ससुर दामाद तो कहानी कहा नहीं जाता है। जो कान में के बात मतलब आप कह रहे बुराई करने वाली जो कहानी होती है, सास बहू का लड़ाई, ननद जेठानी वाली लड़ाई, कहीं ऐसा नहीं होता है कि ससुर दामाद की लड़ाई। बहुत ज्यादा शिक्षित होने की आवश्यकता है। शिक्षा हर मोर्चे पे चाहिए, पेरेंटिंग पे भी चाहिए, लाइफस्टाइल पे भी चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य पे भी चाहिए। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि साक्षर हो गए, किताबें पढ़ने लगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बातें शिक्षा से इनका उन्मूलन हो सकता है। हर जगह अच्छी एजुकेशन अभी भी उतना नहीं पहुंच रही, जड़ों तक नहीं जा रही। और ऐसा नहीं है, जीजाबाई पे किसी ने प्रश्न नहीं उठाया, मैत्रेयी पे किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। अगर आप देखिए दुर्गावती पे सबसे बड़ी रिबेलियन हमारी मीराबाई की। मैं कोई वीडियो देखते हुए आई हूँ तो उसमें कहा ये लड़कियां आजकल की बातें सुनती हैं, बाल कटवा लेती हैं, ऐसे कर लेती हैं, वैसे कर लेती हैं, रिबेल करती हैं। रिबेलियन तो विधवा होकर मीराबाई थी जिन्होंने कृष्ण भक्ति में अपने को तल्लीन कर लिया था, नाचती गाती थी उस वक्त। तो हर जमाने में हर तरीके की स्त्रियां रही। मैटर ये किया है कि उन्होंने कैसे अपने को थिक स्किन करके या फोकस्ड करके अपने को उधर से ऐसे। जिसने सोसाइटी पे पंच मारा उसी का नाम हुआ है। बाकी मेरे पंचायत में हमारे और भी साथी हैं, ये कुछ सवाल पूछना चाहें। मैम, आपने सोहरामऊ प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प किया और उसकी चर्चा जो है पूरे देश भर में रही। तो जिस तरीके से आपने उसमें नवाचार किए प्राथमिक विद्यालय में, तो पहली चीज़ तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वो थॉट्स कहाँ कहाँ से आए कि हमको ये करना है, हमको ये करना है। और दूसरा ये कि जो आपने उन्नाव से लेकर नीदरलैंड्स तक की आपने जो विदेश यात्रा की, उसमें आपको क्या बाहर विदेशों में की जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, उसमें क्या बदलाव दिखा कि हमारे यहाँ तो इस तरीके से एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है, बाहर किस तरीके की एजुकेशन है, उसमें क्या चेंजेस हैं जो हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए? जी, मैं सबसे पहले तो बदकही चौक को धन्यवाद अदा करना चाहूँगी कि आपने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक ये जान ही नहीं पाए कि हम बाहर क्या देख कर आए, क्योंकि अभी उसका कुछ ऐसा ड्राफ्ट नहीं बना या हम आकर वो शेयर नहीं कर पाए, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ नहीं बन पाई। तो मैं यहाँ सबके माध्यम से बताना चाहूँगी कि पहले तो बहुत गर्व का अनुभव है एक प्राथमिक शिक्षिका के लिए, एक प्राइमरी स्कूल से निकल के यूरोप जर्नी पे जाना, वो भी सरकारी तरीके से, सरकारी मेहमान बनकर डेलीगेशन के फॉर्म में। हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ गए थे, जो बेसिक राज्य शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संदीप सिंह जी हैं। तो हमारा पूरा टूर ही ऐसा था कि हम डेलीगेशन के रूप में इंडियन रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने आप को। उसमें हमारे डायरेक्टर्स थे, बहुत सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे, पूरा का पूरा स्टाफ था बेसिक एजुकेशन का। ये पूरी जर्नी यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित थी। तो हम लोग वहाँ पे भारतीय राजदूत के यहाँ गए, रुके और उनके ही द्वारा आइटिनरी हमारी प्लान की गई थी कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे। रॉटरडैम, एम्स्टर्डम, डेन हैग, यूट्रिक्ट, ये कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पर प्राथमिक शिक्षा पे अर्ली वार्निंग सिस्टम पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। अर्ली वार्निंग सिस्टम बोलें या समझें तो ये कि ड्रॉप आउट रेट 0 है वहाँ पर। हालांकि हम इसको जोड़ सकते हैं कि वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, अपने यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन काम देखने गए हैं तो मेरा मतलब है काम देखिए। अगर हम कमियां निकालने गए हैं और कंपेयर ही करते रहेंगे तो फिर वी कैन नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ ये चीज़ एक्सक्लूसिव है कि वीवीआईपीज़म नहीं है। डच एजुकेशन मिनिस्टर भी खुद अकेले आ रहे हैं और ऐसे हाथ मिला के हम सबसे एक साथ जा रहे हैं। कोई उन्होंने वहाँ पर दुभाती नहीं की, अगर हिंदी में बोले कि ये मंत्री जी इनसे हाथ मिलाएंगे तो साधारण शिक्षिका इनको लेट इट जाने देते हैं। और बड़ी बात ये कि मिनिस्ट्री तक एक फ्लॉलेस अप्रोच बनी है। एक प्राथमिक शिक्षक मिनिस्ट्री को भी अप्रोच कर सकता है इफ़ ही और शी इज़ गेटिंग सम काइंड ऑफ ट्रबल इन द स्कूल। और तीसरी चीज़, वहाँ पर बहुत ही फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब ये कि अगर बच्चा आपके यहाँ से नाम नहीं पढ़ना चाह रहा, आपको पसंद नहीं कर रहा है, तो वो नानी दादी के यहाँ अगर रुक गया तो वो वहीं से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकता है। इस तरीके का कोई प्रेशर नहीं है कि आप हमारे यहाँ आएँ और हमारा चेहरा आपको पसंद नहीं है, हमारे बातचीत का तरीका पसंद नहीं, तब भी आप हमारे स्कूल में पढ़ें। इतनी फ्लुएंसी है, इतना फ्लॉलेस अप्रोच है एजुकेशन को लेके। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात ये है कि वहाँ पे काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट्स और अटेंडेंस मार्कर्स और बहुत तरीके की एडिशनल मैन पावर भी स्कूल में वर्क कर रही है। सिर्फ एक शिक्षक के नाजुक कंधों पर, नाजुक तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो नाजुक ही हो जाते हैं, इतने सारे यहाँ पे एडिशनल वर्क दे दिए जाते हैं। वहाँ पे हर एडिशनल वर्क का एक व्यक्ति प्रिस्क्राइब्ड, डिसाइडेड है। तो इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। और नेदरलैंड्स की अगर बात करें तो 18 वर्ष से पहले वहाँ कोई भी बच्चा बाल श्रम या चाइल्ड लेबर या
कोई भी ये नहीं कि बेर बेचने बैठ गया या जूता सिलने बैठ गया या सब्जी की रेहड़ी लगा रहा है, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जब तक कि सरकार उन्हें एक सर्टिफिकेट नहीं दे देती तब तक वो दे कैन नॉट स्टार्ट देयर ओन बिजनेस एनी काइंड ऑफ। तो ये सब चीज़ें हैं जो अप्रिशिएबल है मेरी लेकिन नज़र में। अब एक सवाल कि उत्तर प्रदेश में अगर एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षिका या शिक्षक चाहे कि बीएसए साहब से बात कर ले, सरकार पे नहीं जाते हैं, शासन पे नहीं जाते हैं, सिस्टम पे जा रहे हैं। चाहे वो मायावती जी का दौर हो गया, अखिलेश जी का दौर हो गया, योगी जी का दौर हो गया, मुलायम जी का दौर हो गया, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, सबकी बात कर रहा हूँ कि बीएसए साहब से एप्लीकेशन देके मिलने में आपको लग जाएगा हफ्ता भर। बाबू ही 7 दिन कह देगा कि अभी नहीं, बाद में। प्राथमिक विद्यालय अगर शिक्षक देखेंगे कि वो बीएसए साहब के मुख्यालय पे दौड़ लगाएंगे, यही नहीं समझ में आता है। तो आप कह रही है वो सिस्टम इतना स्मूथ है, तो हमारे जो बीच वाले सिस्टम वाले ही सिस्टम दुरुस्त नहीं करना चाहते हैं। मैं इसमें क्या कहूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मिशन शक्ति में जब से पोस्टर में चेहरा आया तब से मुझे आदरणीय डीएम और आदरणीय सीडीओ, यही 2 मुख्य माने जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, या एसपी साहब या मैम भी हो सकती हैं, उनसे अप्रोच करने में मुझे शायद एक लम्हा सेकंड नहीं लगता। ब्लेस्ड मैंने पहले ही बोल दिया। लेकिन अधिकांश शिक्षकों के लिए ये सच है, और जब मैं मिशन शक्ति में नहीं थी मेरे लिए भी ये सच था। बिल्कुल मैं इससे 2-4 हुई हूँ। इस समय तो रिसेंटली बदायूं से आ रही हूँ। अब बदायूं में आदरणीय निधि श्रीवास्तव जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 वर्ष कंप्लीट होने पे मुझे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बुलाया। आदरणीय अरुणिमा सिन्हा जी के बगल में मैं बैठी और मैंने वहाँ पे संबोधित किया। हर प्रदेश के 75 जनपदों में जा चुकी हूँ। जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं तो डीएम और सीडीओ ऐसा लगता है कि मित्रवत हैं, फ़ोन पर बात भी होती है, बहुत अच्छा लगता है, हमारे उन्नाव में भी। लेकिन अधिकांश शिक्षकों वाली बात हम करें ना, ये तो एक ने अपना काम किया तो वो आगे बढ़ा, लेकिन बाकी की एप्लीकेशंस अटकी लटकी रहती हैं। बाकियों के लिए नेताओं से, शिक्षक नेताओं से अप्रोच करनी पड़ती है। जो सो कॉल्ड नेता हैं वो जाएंगे, फिर वो कुछ बात करेंगे, कुछ बताएंगे कि कुछ और ही चल रहा है बिलो द टेबल, साइड द टेबल, इस तरीके की बातचीत की जाती है। तो मुझे भी बुरा लगता है कि एक शिक्षक को आप किस बात का इंतजार करवा रहे हैं। वो तो ऑलरेडी अपनी पूरी गरिमामयी छवि के साथ विद्यालय में पूरा टाइम दे रहा है। शिक्षक कभी कोई सेकेंड अर्निंग नहीं करता, शिक्षक कभी ब्राइब नहीं लेता, शिक्षक तो क्लासरूम में शिक्षा दे रहा। एटलीस्ट उसके समय को तो महत्व दें। हम लोग तो एक तरीके से पूरे दुनिया के लिए शिक्षक रह चुके हैं, भारत का तो नाम इसी में है। तो मुझे भी लगता है अधिकारी बहुत ज़्यादा गुरूर के साथ पेश आते हैं। ये बात हमें नीदरलैंड्स में समझ में आई कि एक मंत्री वॉक करके 15 फ्लोर तक आ रहा है। वो पहले तो साइकिल से आए, हम लोग वी आर लाइक कि भी फूल मालाएं आएंगी, मोमेंटोज आएंगे, 4-5 आदमी भी साथ में आएंगे। ये अकेला व्यक्ति शिक्षा मंत्री हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने डिनाई कर दिया। हमारे यहाँ मंत्री, हमारे यहाँ प्रधान अकेले नहीं चलते हैं, 2-4 को लेकर चलते हैं। कोई कहता है कि उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं, सिक्योरिटी के बगैर वो बिल्कुल अशक्त निशक्त हैं। मुझे लगता है फिर आप ऊपर बढ़ेंगे ब्लॉक प्रमुख, अरे फिर प्रधान के तो अधिकतर प्रधानपति होते हैं। तो अब आप समझिए, मैंने वहाँ ये चीज देखी कि शायद तभी ये देखिए, मैं रुकिए, अब यहाँ पे रोकता हूँ। आज महिला दिवस है तो प्रधानपति का जिक्र होना बहुत जरूरी है। पंचायत पूरा सीरीज बन गया प्रधानपति के नाम पे। समाज महिला प्रधान को आज तक स्वीकार नहीं कर पाता है और प्रधानपति बनाना पड़ता है, और प्रधानपति ही पूरा कागज पत्र देखते हैं। बिल्कुल पैट्रियार्कल सोसाइटी का ये बर्निंग एग्जाम्पल आप दे रहे हैं। आप पितृसत्तात्मक सोच की बात करेंगे, मुझे तो इस जगह पे फेमिनिस्ट लोग अच्छे लगते हैं, कम से कम अपने अधिकारों के लिए जुझारू रूप से लड़ रहे हैं, अपनी बात करें। प्रधानपति ये टर्म कहाँ से निकल कर है? क्या ये है कहीं पे एकदम फिक्स है कि प्रधानपति भी आएंगे, उनके लिए भी जगह है? अरे बहुत कुछ चल रहा है। पूर्व प्रधानपति भी मैंने देख लिया कहीं पे, अब है नहीं फिर भी उनके में लिखा हुआ है। हंसी आती। नगर पालिका अध्यक्ष अगर मैडम होंगी तो उनके हस्बैंड चला रहे होंगे। ये चीजें चली आ रही क्यों? क्योंकि हम लोग चलने दे रहे हैं ना। क्या किसी ने इग्नोर किया कि नहीं नहीं आप सीट में क्यों बैठे हैं, हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, आप जो भी यहाँ पे भाषणबाजी कर रहे हैं हम नहीं सुनेंगे, मैडम को बुलाइए, मैडम बोलेंगे तभी सहमत हूँ। जिला पंचायत अध्यक्ष हर पद पर महिलाएं हैं। 33% मतलब अभी कह रहे हैं आरक्षण की बात हो रही जी है। जी पॉलिटिकल पार्टी में भी कह रहे हैं कि 33% ऐसा हो कि विधायक हो, सांसद हो, हाँ, महिलाएं। उनको जिला पंचायत अध्यक्ष होना चाहिए। लेकिन अभी सोचिए, एक गांव सबसे छोटी इकाई होती है, वहाँ प्रधानपति जैसी मानसिकता है। विधायक सांसद भी हो जाए, मंत्री जी भी हो जाए, लेकिन जो विभाग पे कब्जा होता है वो पति जी का ही होता है। बिल्कुल। तो ऐसे में हम कैसे महिलाओं को आगे कर पाएंगे जब तक वो रूढ़िवादी सोच से हम नहीं निकल तो पाएंगे। इसके लिए सभी को, मैं अकेले बैठकर यहाँ पर कोई परिवर्तनवादी सोच का भाषण नहीं दे सकती। मैं अपने स्तर से कर सकती हूँ, मेरी तरीके से असंख्य महिलाएं अपने स्तर से करें। तो आपको क्या लगता है, स्वयं को अंदर से बदलने की? क्या आपको लगता है कि जो उस कुर्सी पे जा रहा है वो पहले उस कुर्सी के हनक को महिला ही समझे? बात तो ये है कि कहीं एक कोट पढ़ा है शायद
मेलिंडा गेट्स ने ही कहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि टू इन्वेस्ट इन अ वुमेन इज टू इन्वेस्ट इन अ पीपल हु कैन इन्वेस्ट इन मैनी पर्सन्स। कुछ ऐसा सोच के साथ आप आगे बढ़िए। हम महिलाओं में अगर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कितनी फैमिली को लेकर चल रही। ज़िला पंचायत अध्यक्ष तो बहुत बाद में बन रही हैं, बिगिनिंग से सोच अगर कमज़ोर है, हम अकेले, हम पति के बगैर नहीं जा पाएंगे, ये नहीं। अब आप देखिए मीडिया में तो 24/7 की जॉब है, अन्य भी ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत डिमांडिंग है, तो वहाँ तो महिलाएं कर रही हैं ना। ज़रूरत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और ज़्यादा अप्रोच बढ़ाई जाए, ऐसे सेशंस किए जाएँ कि वो सासों के लिए ही हों, नंदों के लिए ही हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रौढ़ शिक्षा केंद्र होता था, उस तरीके की कुछ समितियां गठित हों और गांव-गांव में जा के बिल्कुल एकदम धावा बोल दें। इस तरीके के सेशंस होने चाहिए जो आपके माइंड की ग्रूमिंग करें, आपको अपलिफ्ट करें। और पुरुषों के लिए भी ऐसे सेशंस करने चाहिए। गवर्नमेंट आगे आए, एनजीओज आगे आएँ, बहुत सारी सेकंड बॉडीज़ हैं वो आगे आएँ और कुछ ना कुछ करें। क्योंकि ये बहुत हो गया कि विमेन एम्पावरमेंट के दिन तो सबने बहुत अच्छे-अच्छे ग्लैमरस तरीके से लोग आते हैं, बढ़िया-बढ़िया बोलते हैं, एंड देन अगेन वो मेड से जाओ कॉफ़ी बना के लाओ, मैं बहुत थक के आई हूँ। ये मेड वापस कॉफ़ी ही बना रही है। मेड को भी भाई सशक्त कर दो। मेड, मैंने अपनी मेड को स्कूटी चलाना सिखा दिया। उसका ड्रीम था कि वो स्कूटी चलाए, स्कूटी नहीं। मैं छोटा सा एग्जांपल, आप कार चलाना सिखा दीजिए, आप फाइनेंसेस उसको बताइए कि कैसे डील कर सकती। आप सशक्त हैं, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपके घर में जो काम करने वालियां हैं या जो आपका सपोर्टिंग स्टाफ है वो लाइक मैम जो कहेंगी वही होगा, ऐसा भी नहीं। महिला तभी सशक्त है जब वो अपने आसपास का ग्रुप भी सशक्त कर पाए। एक सशक्त महिला तभी हो पाएगी जब वो दूसरी महिला को सशक्त बनाए। और मैंने ये भी चीज़ देखी है, एक बार थोड़ा सा इसको मैं बढ़ाऊंगी, कि जैसे कई महिला जिलाधिकारी हैं, प्राइज़ दे देती हैं, लेकिन कभी कभी किसी एक बच्ची को छांटती हैं कि तुम डीएम बनोगी, अब मैं तुम्हें तैयारी कराऊंगी, कोचिंग कराऊंगी, तुम आगे बढ़ो। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, लेकिन मैंने देखा एसपी महिला है, सबको अच्छा सा भाषण देंगी, ऑल द वेरी बेस्ट, शुभकामनाएं। लेकिन क्या कभी किसी विद्यालय में जाके एक मेरिटोरियस बच्ची को गोद लेने का या उसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध थ्रू आउट द लाइफ कर पाती हैं कि अब तुम नेक्स्ट एसपी यहाँ से इस जनपद से मुझे सुनने में आना चाहिए, आकांक्षी जनपद है, कोई छोटा जनपद, ऐसा होने लगेगा ना तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। मेरी माँ ये बात कहती है कि नेहा, तुम जाके अगर बाहर कुछ बोल रही हो, तुम्हारे विद्यालय के कितनी बच्चियां उसको समझ पा रही हैं, क्या वो लेवल है तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारी छात्राएं कितने तुम्हारी बात समझ पा रही। बाहर तो सब एलिट क्लास हैं, इलिटरेट हैं, एक नंबर है। तो परिवर्तन घर से शुरू करो, कहते हैं ना। तो मेरी सोच वही है कि मतलब उस फ्रीक्वेंसी से बोलिए, पहले घर के लोग समझे, बाहर के तो समझेंगे। अमन मैम, आज वुमेन्स डे है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे हिंदुस्तान में हर घर में, चाहे नारी माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो, हर तरीके से उसे पूजनीय माना जाता है। लेकिन अभी आपने पुरुषों का जिक्र किया। हमारे समाज में महिलाओं के लिए तमाम उनकी समस्याओं को सुनने के लिए आयोग बनाए गए हैं, महिला आयोग है। और भी अगर समाज में कहीं आप जाते हैं किसी अधिकारी के पास, तो आप महिला हैं तो आपकी सुनवाई ज़्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा। अभी आपने हाल में कई घटनाएं देखी होंगी, चाहे अतुल सुभाष हों, चाहे मानव शर्मा हों। आज हिंदुस्तान में 8 सालों में 8 लाख मतलब आदमियों ने सिर्फ इसलिए आत्महत्याएं कर ली क्योंकि वो अपनी पत्नियों से परेशान थे। तो क्या आपको लगता है कि पुरुषों के लिए भी एक ऐसा स्थान होने चाहिए जहां उनकी समस्याओं को भी सुना जाए? मुझे ऐसा लगता है जेंडर इक्विटी पे अपने भारत देश में काम करने की बहुत आवश्यकता है। इक्विटी की हम लोग बात नहीं करते, इक्वलाइजेशन की बात नहीं करते। जो आपने कहा, मैं उससे बहुत दुखी भी हुई, आहत भी हुई। इन घटनाओं से मैं भी वाकिफ़ हूँ और समाज के लिए निश्चित रूप से नीचे जाने का दौर लगता है कि क्या हम लोग इस लेवल पर भी शिक्षित हो रहे हैं, अपने आप को इस लेवल पे सशक्त कर रहे हैं कि किसी और की जान ले लें, है ना। तो बड़ी बात तो ये, आयोग बना देने भर से कुछ नहीं होगा। बड़ी बात तो ये है कि हम इक्वलाइजेशन की बात करें। हम लोग बिगिनिंग से बच्चों को, लड़कियों को ये शिक्षा क्यों नहीं देते कि एक स्त्री और पुरुष नहीं, भाई और बहन नहीं, हम दोनों एक इंसान हैं, हम दोनों ही खाना पका सकते हैं, भाई बहन दोनों घर की डस्टिंग कर सकते हैं, दोनों ही पूजा कर सकते हैं, दोनों ही घर में अगर कोई सामान लाया जा रहा, राशन, तो दोनों ही ला सकते हैं। सिलेंडर बेटी भी ला सकती है, सिलेंडर बेटा भी ला सकता है। ये जब चीज़ें आगे बढ़ती है ना, तब वहाँ वो चीज़ आती है जो आपने कहा कि एक लेडी की वजह से एक पुरुष को संभवतः सुसाइड करना पड़ गया। ये तो निराशाजनक स्थिति है, लेकिन उस लेडी में कुछ ना कुछ ज़रूर इस तरीके की कमी रही होगी कि वो इक्वल नहीं आंक पाई अपने पार्टनर को। तो जब हम इक्वल नहीं आंक पाते, वहीं पर श्रेष्ठ, अहम और इस तरीके की भावनाएं जन्म लेती हैं। जब दूरियां आप बढ़ाते जाएंगे तो फिर आप उसको अपना सामीप्य कैसे देंगे? जब सामीप्य नहीं देंगे तो निश्चित तौर पे डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन के बाद बहुत लोग साइकोलॉजिकल अपने को खो देते हैं और वो ऐसे स्टेप उठाते हैं। मैं इस पर
मनोचिकित्सकों का भी आह्वान करूंगी कि उनकी बहुत आवश्यकता है कि वो कैसे इन चीज़ों से पुरुषों को उबारें या महिलाओं को भी उबारें। कई बार क्या होता है कि सुसाइड नहीं भी हो सकती है, थोड़े पहले अगर उनसे कोई बात कर ले, थोड़े पहले उनके आगे एक मित्रता का हाथ बढ़ा दे या कहे ओके टेक इट इजी चिल, ये लाइफ है, लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ में बहुत कुछ है, मर जाना किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। तो ये जो मनोचिकित्सक हैं या जो बहुत मनोविश्लेषक अच्छे स्तर पे हैं, उनको भी ऐसा समय समय पे ऐसे वीडियोस जारी करें, ऐसी शुरुआतें करें, कभी पुल के नीचे, कभी किसी जगह ग्रुप बना के, कभी समाज के लोगों को पार्क में बुला के कहीं ना कहीं से ज़रूर बताएं कि हमें अपने को ख़त्म नहीं करना है। ज़िंदगी के चैलेंजेस हमारे आगे छोटे हैं, कम हैं, और एक विवाह नहीं चला तो क्या, जीवन तो चलना चाहिए। विवाह नहीं चला, विवाह की सक्सेस से अपने व्यक्तित्व की सक्सेस को ना जोड़ें। विवाह चल रहा है, चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, पूरा एक प्रयास करें, समस्या लेकिन ज़िंदगी को ना ख़त्म आज करें। के दौर में एक समस्या बहुत ज़्यादा है कि आरोप ये भी लगता है कि जब हिस्सेदारी की बात होती है, जब भागीदारी की बात होती है, तो वो एक कारण होता है कि तलाक के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पुरुष वर्ग शायद वो हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है, या महिला वर्ग बहुत जल्दी अपने हिस्से की बात करने लगी है। आपको क्या लगता है इस बात में कितनी समानताएं हैं? बढ़ते तलाक का कारण क्या हो सकता है? क्योंकि आज ये है कि पहले के जो रिश्ते होते थे वो बहुत अच्छे, लंबे, लोग कहते थे, खासकर हम लोग के गाँव की भाषा में, टिकाऊ रहते थे। जी। आज वो रिश्तों में वो है ही नहीं, पेशेंस नहीं है। बहुत जल्दी लोग जो हैं वो लूज कर जा रहे हैं, रिश्ते खो दे रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो या गांव हो, दोनों जगह वही हाल है। थोड़ा सा समन्वय की कमी आ रही है, जैसे जैसे भौतिकतावादी हम लोग आगे हो रहे हैं ना, अर्थ प्रधान युग है। हमारी नानी दादी 2 धोती या 2 साड़ी में रह लेती थी कि ठीक है, अगर कोई सुविधा कम भी है तो उसके लिए वो टोकती नहीं थी, बहुत ज़्यादा कहती नहीं थी। अब यहाँ पुरुष के वजूद को बार बार आप चैलेंज दे रही हैं कि अभी घर में ये नहीं है, या फलानी के पास ऐसी साड़ी है, ऐसा ड्रेसअप है, या वो हमें जॉब नहीं करने दे रहे हैं। तो कुल मिला के घर में कलह अगर बढ़ती जाएगी तो कलह का जो कहते हैं ना कि बदलाव है, वो प्रतिध्वनि है, वो ऐसे ही आती है तलाक के रूप में। जब कलह हो रही है, आप असंतोष आपके अंदर जन्म ले रहा है, तो आप उस रिश्ते को नहीं चला पाएंगे। और ये सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, इसमें माँ बेटे, बेटी बाप, सभी रिश्तों में ये तनाव आ रहा है। तो हम अपने आप से सेटिस्फाई होना बंद कर चुके हैं। मुझे ये लगता है कि हमारे पास जितना, जैसे पहले बोला जाता था, पैर इतने फैलाइए जितनी चादर हो। अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, लोन लेके पैर फैलाइए। आप क्या नहीं ले पाएंगे, आप बताइए। आप तो 1000 का लोन ले सकते हैं, लाखों की आप लैम्बोर्गिनी लोन से ले सकते हैं, मोबाइल भी लोन से ले सकते हैं। अब कपड़े धुलने वाले के पास भी आईफोन है, क्योंकि वो लोन से उसने ले लिया। नहीं, अब तो देखिए ना, मूवी तक लोग लोन पे लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से मूवी देखते हैं, अब खाना आप क्रेडिट कार्ड। पहले हम लोगों के शायद फोरफादर्स कहते थे कर्जा काटना, कर्जा लेना अपने आप में मर जाने के बराबर है, शर्म के बराबर। अब तो बस फटाक से लोन लेते हैं। घर में गाड़ी का गैराज नहीं, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी चलाना नहीं आता, गाड़ी खड़ी है, दहेज में गाड़ी ले ली, गाड़ी धूल खा रही है। मतलब इस तरीके की अप्रोचेस हम ही लोगों ने तो जनरेट कर दिए, हम ही लोगों ने ब्रांड की तरफ। ये भौतिकतावादी को थोड़ा हम अपने बच्चों को सिखाएं, नैतिकता से हम लोग नहीं जोड़ पा रहे हैं। जैसे मैं अपने विद्यालय में प्रार्थना करती थी, एकात्मता स्त्रोत, एकता मंत्र, शांति पाठ, ये सब चीज़ें प्रेयर से गायब हो रही हैं। उसी समय पे एक मॉरल स्टोरी सुना दी जाती थी, चाहे वो लकड़ियों को जोड़ने वाली बात हो कि आप एक साथ लकड़ी नहीं तोड़ सकते, चाहे बहेलिया वाली बात हो कि जंगल में दाने किसने बिखेरे, ज़रूर कोई चाल होगी, कुछ ऐसी पंचतंत्र की कहानियाँ। तो अब वो हम लोग नहीं सिखा रहे। हम लोग क्या कोडिंग, डिकोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी पढ़, बच्चा फटाफट पढ़ रहा, रट रहा है। जब उसके अंदर फटाफट वाली भावना आ रही ना, तो उसके अंदर सहेज के रखना, रिश्ता भी फटाफट, रिश्ता भी फटाफट, और या तो आर नहीं तो पार। इंस्टेंट कॉफी का दौर, इंस्टेंट रिलेशनशिप चल रहे हैं। तो आपकी बात से मैं ये कहूंगी लोगों से कि जो है उसी में पहले तो खुश रहना सीखें, और अगर बदल सकें तो दोनों के हालात बदलें, अपने ना खाली बदल लें, पति पत्नी दोनों अपने हालात म्यूचुअली बदलें, दोनों खुश रहें। तभी तो एक, जब आप 2 व्हील्स मान रहे हो तो गाड़ी तो तभी, अभी एक पंक्चर है या एक स्टेपनी पे चल रहा, कैसे मैनेज होगा? अभी हमारे नए नए पति हैं, इनसे भी कहते हैं। आज तो आपको सवाल। मैम, मेरा सवाल नई शिक्षा नीति से है। हाँ जी। जो मूल्यांकन प्रणाली नई आई थी, जिसमें छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने में वो सफल हुई क्या? बिल्कुल, अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना नहीं हुआ है।
सॉरी टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी नहीं इतना साबित हुई है, लेकिन दूरगामी इसके परिणाम अच्छे हैं। कोई भी चीज़ जब शुरुआत में आती है तो वो अप्लाई होने में ही टाइम लेती है। अभी तो बहुत बार करेक्शंस हुए, ड्राफ्ट्स बने। मैं एडवाइज़र हूँ संचालन समिति में उत्तर प्रदेश की नई शिक्षा नीति में। इसकी 1-2 बार मीटिंग्स भी हुई हैं, उसमें महानिदेशक महोदय भी हैं, तो महोदया आ गई हैं। लेकिन अभी क्या है कि उसमें बहुत कुछ समझ में नहीं आया रिजल्ट के फॉर्म में। लेकिन जब आप ड्राफ्ट स्टडी करते हो तो आपको लगता है कि काफ़ी मुद्दों पर ध्यान दिया गया। जैसे नो डिटेंशन पॉलिसी एक आई थी, जिसके तहत आप कक्षा 8 और 5 में बच्चों को फेल नहीं कर सकते हैं, उसको वापस लिया गया। ये मुझे बहुत अच्छा सरकार का कदम लगा, क्योंकि जब बच्चे के अंदर कोई डर नहीं फेल रहेगा होने का तो वो, हाँ, भय ही नहीं है तो वो पढ़ेगा भी भय बिन नहीं। होए ना प्रीत। होलिस्टिक डेवलपमेंट पे नई शिक्षा नीति का जो आपने कहा ना, मानसिक स्वास्थ्य इससे भी बेटर हुआ है कि बच्चा समझ रहा है कि अगर मुझे म्यूजिक के साथ मैथ्स पढ़ना है तो आई कैन डू, अगर मुझे एग्रीकल्चर के साथ कंप्यूटर पढ़ना है तो आई कैन ऑप्ट। तो ये बहुत सहूलियतें दी गई हैं। और एक होगा वोकेशनल पर बहुत फोकस हो गया है। आपको क्या चीज़ पसंद है उससे संबंधित विद्यालय खोले ही जा रहे हैं, खोले जाएंगे। आप वोकेशनल ट्रेनिंग्स के थ्रू अपने को ग्रूम कर सकते हैं। यदि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आप स्पोर्ट्स में हैं तो आप स्पोर्ट्स ज्वाइन करिए, म्यूजिक में है, स्विमिंग में। तो ये मुझे लगता है मेंटल स्वास्थ्य को लेके एक अच्छा कदम है। 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। ग्रेजुएशन 4 इयर्स करने की बात हो रही है। पीएचडी पाठ्यक्रम को भी थोड़ा सा किया गया है कि आप इंटीग्रेटेड कोर्स के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जितनी चीज़ें कहीं ना कहीं कन्वर्ज हो रही हैं टू ग्रूम मेंटल हेल्थ, मुझे लगता है बच्चों के लिए ये दूरगामी परिणाम देने में साबित होगी। जी आनंद कोई सवाल पूछना चाह रहे थे? मैम, जैसे आपको राष्ट्रपति से राष्ट्रीय शिक्षिका का पुरस्कार मिला, तो उसके पहले चूंकि आपकी माँ को मिला था तो कहीं ना कहीं दिमाग में आया होगा कि हमें भी ये गेन घर में एक नहीं, दो टारगेट रखना होता है। है। हाँ, घर में 2 रखना है, ये भी एक कह नहीं सकते रखना, हैं दो। कि एक नहीं रखना, 2 रखना है। और कंपटीशन बराबर होना चाहिए। तो अब तो वो आपको मिल चुका, जी अब क्या एम है? हम्म। मतलब एक तो ये होता है कि जिसे ऑस्कर मिल गया, अब क्या करें, अब ऐसा क्या करें कि इससे बड़ा कुछ मिल जाए। तो आपके लिए तो वो ऑस्कर ही हुआ, क्योंकि बिल्कुल उस क्षेत्र में वो सबसे बड़ा पुरस्कार है। जी। तो अब क्या आप आगे उद्देश्य हैं, अब क्या नवाचार करना चाहती हैं जिससे कि कुछ और ग्रोथ हो बच्चों की? वेरी नाइस क्वेश्चन। और ये इमोशनल भी है कि अब क्या ऐसा रह गया। इमोशनल इसलिए हो रही हूँ, बताना चाहूँगी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके पहले जब ये अवार्ड्स वाली समिति का रिफॉर्म हुआ तो उसमें ऑनलाइन सिस्टम हो गया। मम्मा के टाइम पे ऑफलाइन था, आपको अपनी फाइल प्रिपेयर करनी रहती थी और 3-4 स्टेप्स फॉलो करने रहते थे। मेरे टाइम पे ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन ही आपके इंटरव्यूज़ दिल्ली तक और कई सारे स्टेप्स। तो मुझे लगा कि मैं इतनी कंप्यूटर फ्रीकी नहीं हूँ, इतना टेक्नो सेवी नहीं हूँ, मे बी कि मुझे ना मिल सके। 2020-21 की बात बता रहे हैं, कोविड भी था उस टाइम, तो देयर वर ए लॉट ऑफ कैफेज वर क्लोज्ड एट दैट टाइम, सब बंद ही चल रहा था। मैंने अपना पीपीटी तैयार किया, कितना कुछ सीख लिया उस वक्त, ये पीपीटी कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे गूगल मीट का प्रादुर्भाव मेरे जीवन में तभी हुआ। हाँ, तो मुझे लगा कि मम्मी का ऑफलाइन है, उसमें तो थ्योरेटिकल में आप सामने से फिजिकल मिल रहे हैं, लोगों से एक दूसरे को देख रहे हैं, जैसे हम आप देख रहे हैं, तो रूबरू होकर इंटरव्यू देना एक अलग है। और अब सब कुछ ऑनलाइन है, तो छोटी सी विंडो में आप दिख रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी पूरी नहीं दिख रही, आप बस छोटा सा आपका चेहरा दिख रहा है और वहाँ पे वो पैनल बैठा हुआ। तो ये मेरी जर्नी से मैंने ये सीखा कि अगर आप ठान लें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मम्मा ने कहा मैं ऑफलाइन में नेशनल लाई हूँ, तुम ऑनलाइन में ला के दिखाओ। तो एक चैलेंज वाली बात है, तुम तो बहुत मोबाइल चलाती हो ना, खटाखट, तो तुम्हें तो सब पता होगा, यूट्यूब में सब है। हमने कहा मम्मी ने कैसे बोल दिया ऑफलाइन में लाई, ऑनलाइन में लाओ, मुझे अगर इस बार नहीं मिला तो मैं दोबारा अप्लाई नहीं करूँगी। मैंने उसी को अपना फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट माना था और यकीन जानिए ताकत तो झोंक दी थी। अपना प्रेजेंटेशन मुझे 16 मिनट्स में तैयार करना था। दे विल आस्क क्वेश्चन, आपको 16 मिनट में सब कुछ समराइज करना है, पूरा आपका पीपीटी आपको बताना है, आपने क्या एक्सक्लूसिव किया वो बताना है, क्या नवाचार किए, क्या सोशल वर्क किए, सबकी मैंने बहुत अच्छी तैयारी की और मेरा बहुत अच्छा गया। जब रिजल्ट आ गया तब पता चला कि मैं सेलेक्ट हूँ। शॉर्ट नोटिस में कैसे मैंने तैयारियाँ की, इस पर मैं कभी आप बुलाएंगे तो अन्य शिक्षकों को भी मैं बताऊँगी। लेकिन जब आपने कहा ना कि घर से प्रेरणा, मम्मी को देख के प्रेरणा मिली कि खाना भी बना रही है पूरा, पापा की भी देखभाल कर रही हैं, हम बच्चों को भी देख रही हैं, और जब वो कर सकती हैं तो मेरे ऊपर तो इतनी जिम्मेदारियां नहीं है। आई कैन ड्राइव, आई कैन गो एनी टाइम एनीवेयर, तो मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। ये बात अंदर अंदर लगती गई। और 1 से 2 अवार्ड लाना है वो नहीं, मुझे लगता था मम्मी को कुछ दिखाना है कि उनकी बेटी में भी कुछ दमखम है। ये ऑनलाइन वाली क्या स्ट्रैटेजी है, इसे मैं ज़रा देखूँ आँकूँ, और मैंने अपने को उसमें साबित किया। उसके बाद एम ग्लोबल का था, लेकिन ग्लोबल टीचर्स अवार्ड जो है वो थोड़ा प्रायोजित मुझे लगा।
किसी संस्था के थ्रू मिलता है, तो मैं उसकी ही तैयारी करना चाह रही थी, लेकिन अभी यूनिसेफ के माध्यम से बाहर गई तो अब दिमाग में आया कि मोटिवेशनल स्पीकिंग या मोटिवेशनल टीचिंग से अन्य विद्यालयों में भी जाऊं और वहाँ के शिक्षकों को बदलूं, वहाँ के बच्चों को बदलूं। अब मेरी ये सोच है कि मैंने यहीं पर रह के अपने कार्य को विस्तार करूं, ना कि किसी ग्लोबल या उससे भी फिर ऊपर कल कोई और प्राइज़ आ जाए ऑन अर्थियन तो मैं उसके लिए सोचूं। ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिल के बेहद करीब है और शिक्षक दिवस पे मिलता है, तो मुझे लगता है शिक्षक जीवन का सब कुछ मुझे मिल गया। अब पूरी ज़िंदगी उस दायित्व को निभाना है, उस अकाउंटेबिलिटी पे चलना है। यहाँ एक बात और बताना चाहूँगी, अपने वेतन से एक साइकिल देती हूँ सबसे निर्धन छात्रा को जो गाँव में बहुत दूर से आती है, जिसके घर में ही साइकिल नहीं होती। तो ये मैंने सैलरी से अपना स्नेहिल नवाचार शुरू किया था। इसका नाम है यहाँ पर हौसलों को मिल रही उड़ान, स्नेहिल नवाचार। तो अभी तक 40 साइकिल मैं बांट चुकी हूँ समाज सेवियों की मदद से। ये भी मैं बदस्तूर जारी रखूँगी। ये मेरे दिल के करीब नवाचार है कि वो बच्ची जो शायद आने की साधन की कमी से स्कूल घर बैठ जाती है, वो साइकिल से आती रहे, अपने भाई को भी टांग के लाए, उसमें वो सब्जी भी रख के कहीं ले जा रही है, कुछ और भी कर रही है, लेकिन मुझे खुशी होती है कि एटलीस्ट शी इज़ कमिंग टू स्कूल। तो ये भी मैं कर रही हूँ। आपने कहा ना क्या नया है, ऐसे ही आइडियाज़ आप लोगों से मिलेंगे, आते जाएंगे, तो कुछ ना कुछ करती जाऊँगी, रुकूंगी नहीं, थमूंगी नहीं। कभी ये नहीं सोचूंगी कि अचीव कर लिया है तो नाउ दिस इज़ माई मंजिल। नो, पता नहीं कहाँ मेरी मंजिल, बस चलते जाना है, मूव ऑन करना है। ये सफ़र है, ये सफ़र कहीं रुकता भी नहीं है और चलते के नाम ज़िंदगी है। जिस हिसाब से आप अभी आपने बताया कि आप साइकिल देती हैं एक बच्चे को ताकि वो स्कूल जो है उसका जो डिस्टेंस है वो कम हो सके, ऐसे ही नहीं लगता कि अगर ज़िले में, एक छोटे ज़िले में छोटा मोटा देखा जाए तो 148 अधिकारी होते हैं, डीएम से लिए ईओ तक, करेक्ट 148। जी। बड़ा जनपद ना हो तो छोटे जनपद में अगर हर एक अधिकारी ऐसे ही, शिक्षकों की बात नहीं अभी हो रही, एक स्कूल के को गोद ले ले जिसमें वो कुछ नहीं ब्लैक बोर्ड लगा दे, बस एक बार विजिट प्लान कर ले कि मैं जा रहा हूँ, चलो आज समोसा लेके चलता हूँ, बिल्कुल। तो हमारे जो स्कूल की अभी रूपरेखा है और बेहतर हो जाए। बहुत शानदार बात कही है। सोच पर सारा गेम है, सब कुछ सोच पर है। 148 अधिकारी, 148 स्कूल तो बदल ही सकते हैं। कुछ अधिकारी बदल भी रहे, जिलाधिकारियों ने स्कूलों को गोद लिया, सांसदों ने भी लिया है। कुछ लोग मजाक में कहते हैं गोद लिया है, अभी तक चल नहीं पा रहे हैं, ऐसे ये मजाक की बात हो जाती है। कुछ स्कूल बहुत चल रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, रफ्तार पकड़ रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, बहुत कुछ है, बच्चों को उन्होंने लाइब्रेरी प्रोवाइड की है। तो हम उनको क्यों नहीं देखते हैं? जो मुट्ठी भर लोग परिवर्तन लाना चाहते हैं उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता। अधिकारी गण भी अपने तक सीमित ना रह के थोड़ा सा अपना स्पान बढ़ाए ना, दायरा एरिना, तो निःशुल्क शिक्षा जो मिल रही है वो निःशुल्क, उनमें नैतिक चेतना भी मिले, निःशुल्क उनको साहस भी मिले, सब कुछ निःशुल्क मिले, तो बच्चे छप्पर फाड़ आसमान फाड़ परफॉर्मेंस देते हैं। यही चलिए, वो बच्चे हैं आपके जो स्कूल पे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा में स्कॉलरशिप लेके आते एक हैं। नई सरकार से। पहल, चलते चलते एक नई पहल का हम ऐलान करते हैं। आपके स्कूल पे हर महीने के आखिरी शनिवार को हमारी बतकही चौक की टीम आएगी और उनके साथ क्या बात हम है। एंजॉय करेंगे और पढ़ेंगे, कुछ पढ़ाएंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे और एक समोसा पार्टी उनके साथ करेंगे। अरे बहुत बहुत तो धन्यवाद। चलते बतकही चलते ये चौक को। हमारी बतकही चौक, तो बतकही चौक पे आज बतौर मेहमान स्नेहल पांडे जी थी, जिन्होंने बताया कि कैसे समाज में परिवर्तन आ सकता है और साथ ही साथ बतकही चौक ने भी ऐलान किया कि वो समाज में इस परिवर्तन की धारा को कैसे मजबूत कर सकता है। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए दीजिए इजाजत। राम राम।